नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत ये एक चैप्टर चल रहा है और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 16 है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हैं। तुगलक वंश को हम पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश इन पाँचों वंशों में से सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर किसी वंश का है तो वो तुगलक वंश है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और आपको ये भी पढ़कर मालूम हो गया होगा कि गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली से कुछ दूरी पर अफ़गानपुरी में जब पहुंचता है, वहां पर इसका स्वागत किया जाता है इसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वहीं पर लकड़ी का महल बनवाया गया था। उस लकड़ी के महल में जाते ही वो लकड़ी का महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक उसमें दबकर मर जाता है। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। इब्न बतूता ने तो यहाँ तक कह दिया कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मौत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये प्लानिंग के तहत मरवाया गया था, ठीक है। इब्न बतूता ने कहा कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था। वो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी कहते हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, इसी ने अपने बाप को एक षड्यंत्र के तहत मारा है। ये इब्न बतूता का कहना है। खैर कुछ भी हो, बस ये जानिए कि 1325 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी है गयासुद्दीन तुगलक की। अब 1325 से 1351 ईस्वी तक रूल करने आ गया है उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आ गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई इंसान था, कोई सुल्तान था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान आए ना, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान है तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक करके अच्छी बातें समझते हैं। इसका मूल नाम जौना खां और उलुग खां था। इसका जो मूल नाम था जौना खां था। इसके अलावा इसका अन्य नाम उलुग खां भी था। जौना खां, ये याद रखिए, जब हम फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ाएंगे तो फिरोज तुगलक इसका चचेरा भाई है। फिरोज तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की जाएगी। जौनपुर की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, अर्थात जौना खां की याद में। तो जौना ये जौना खां है। जौना खां, तो जौनपुर आप याद रखेंगे। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही की गई है, हालांकि इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। इसका एक अन्य नाम उलुग खां भी था। दिल्ली का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान अगर कोई था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर दिल्ली का जो साम्राज्य था सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर फैला हुआ था। दक्षिण तक पूरा फैला दिया था इसने, पूरे साम्राज्य को दक्षिण तक फैला दिया था। हालांकि कुछ ही वर्षों तक ये दक्षिण तक फैला रहता है, क्योंकि 1335 ईस्वी के बाद लगभग दक्षिण में हर जगह विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं, तो दक्षिण इसके हाथ से चला जाता है। आगे हम बताएंगे, अभी टाइम आएगा तो बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे किसने किसने विद्रोह किया। अब इतना ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था, इतिहासकार बताते हैं इसे खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान था, तर्क शास्त्र का ज्ञान था। इतना सारा इसको ज्ञान था। इसके अलावा कई भाषा ये जानता था, जैसे अरबी, फारसी, ये सभी भाषाएं ये जानता था। इतना ज़्यादा इसको नॉलेज थी, इतना ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था। लेकिन याद रखिए, इसे इतिहास में पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान या पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। भले ही ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके काम ऐसे हुए हैं कि जो सभी फेल हो गए थे। हालांकि नीयत तो अच्छी थी, इसके काम करने की जो नीयत थी और जो स्ट्रेटजी इसने बनाई थी काम करने की, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उस समय फेल हो गए थे। क्या क्या इसने काम किए थे जो असफल हुए थे, वो भी मैं बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था। अफ्रीका के मोरक्को से आया था।
अफ्रीका के मोरक्को से आया था। 1333 ईस्वी में भारत में आया था। इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह पढ़ा लिखा इंसान था। तो ये जानकर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत खुश हुआ कि आखिर कोई तो आया मेरी टक्कर का, मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई इंसान तो आया। तो इब्न बतूता से मिलकर बहुत खुश हुआ। 4-5 वर्षों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। क्या बना दिया? दिल्ली का काजी बना दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर जो इब्न बतूता आया था भारत में, इसने एक रचना लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रेहला। इस पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, पूरा नाम अगर मैं बोलूँ आपको, किताब उल रहला, किताब उल रहला, ये पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। तो किताब उल रहला से हमें बहुत सारी जानकारी दिल्ली सल्तनत के बारे में मिलती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य इसी के टाइम पीरियड तक था, लेकिन 1335 के बाद पतन होना शुरू हो जाता है। पतन होना शुरू हो जाता है। मैं आपकी सहायता से समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो पिता था, 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जब वो गद्दी पर बैठा था तो उसे ये विरासत में पूरा शासन मिला था। दिल्ली सल्तनत उसे विरासत में इतना मिला था, देख लीजिए, इतना मिला था उसको। ठीक है, और 1323 ईस्वी में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक अपने ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण की ओर भेजता है काकतीय वंश पर आक्रमण करने के लिए। काकतीय वंश के उस समय जो राजा थे, प्रताप रुद्र थे, वो दिल्ली को टैक्स नहीं पे कर रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय तो की थी, लेकिन वहाँ के साम्राज्य को अपने में मिलाया नहीं था, दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं था। उसकी ये पॉलिसी थी कि आप अपना अपना स्वतंत्र रूप से शासन संभालिए, लेकिन हर वर्ष आप मुझे टैक्स भेजते रहिए। तो सभी वंशों ने मान लिया था, ठीक है, हम हर वर्ष आपको टैक्स देंगे। लेकिन जब खिलजी वंश समाप्त हो जाता है तो काकतीय वंश के राजा ने टैक्स देने से मना कर दिया। इसी कारण से गयासुद्दीन तुगलक के ही टाइम पीरियड पर 1323 ईस्वी में इसने अपने बेटे को काकतीय वंश पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हालांकि इससे पहले भी भेजा था, लेकिन वो असफल रहा था प्रयास। ये दूसरा प्रयास किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जोना खां को या मोहम्मद बिन तुगलक को काकतीय वंश में भेजा गया और यहाँ के राजा को मार दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है प्रताप रुद्र की हत्या कर दी गई, दिल्ली ले जाकर हत्या कर दी गई और काकतीय वंश को अपने में मिला लिया। इसके अलावा वो काकतीय वंश को जीतने के बाद वो उसी के पड़ोसी राज्य जो देख ले हैं पांड्य वंश, इसका भी क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है। तो ये मैप में आप देखिए सटीक जानकारी दी हुई है आपको कि 1323 ईस्वी के बाद जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता से इसने दक्षिण भारत में अपना अधिकार कर लिया है। लेकिन होयसेल वंश उस समय जो था, होयसेल वंश वीर बल्लाल तृतीय इनका शासक का नाम है, ये अपना शासन संभालने में बचाने में कामयाब रहे। इन्होंने विरोध किया, इनको नहीं जीत पाया था। तो होयसेल वंश ही एकमात्र ऐसा वंश था जो दक्षिण भारत में सुरक्षित रह गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अब आपको आगे आने वाली कहानी जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो वो कहानी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जैसे 1323 ईस्वी में हमने आपको बताया कि जोना खां ने काकतीय वंश पर आक्रमण किया। इसी काकतीय वंश में जो है कमांडर थे दो भाई, हरिहर और बुक्का दो कमांडर थे। जब काकतीय वंश को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया तो हरिहर और बुक्का भागकर अपने पड़ोसी राज्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा राज्य काम्पिली में चले गए। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर अटैक किया था, तो यहाँ से सभी को उठाकर दिल्ली ले आया था। तो उसमें हरिहर और बुक्का को भी दिल्ली ले आया था। और हरिहर बुक्का वही हैं जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसी दक्षिण वाले भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, वो अलग चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये जानिए 1323 ईस्वी के बाद ये पूरा मैप है। हाँ, जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेगा तो उसे ये पूरा साम्राज्य मिलेगा। ये जो बंगाल वाला इलाका है
ये भी आगे चलकर 1325 ईस्वी के आसपास ये भी बंगाल को भी दिल्ली में मिला लिया जाता है, क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक था 1325 में मरा था ना, तो वो कहाँ से आया था, वो बंगाल से ही आ रहा था। बंगाल में अपना सफल अभियान करके ही दिल्ली लौटा था बेचारा, वहाँ पे मार दिया गया। तो ये बंगाल भी अधीन हो गया था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये मैप देखिए कि 1335 के बाद का ये हाल है, मुख्य तौर पर 1347-48 ईस्वी का ये मैप है। तो अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक का ही टाइम पीरियड चल रहा था। आपको बताया था दक्षिण भारत में उसने अपना जो है पूरे पैर फैला दिए थे, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य वो संभाल नहीं पाया। दिल्ली बैठकर इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया था वो संभाल नहीं पाया, इसलिए विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर स्वतंत्र हो गया, बहमनी साम्राज्य यहाँ पर स्वतंत्र हो गया, और पांड्यों से मैदुरई जो छीना था उसने ना, तो मैदुरई में उसने क्या किया था, जलालुद्दीन एहसान खां को अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था। लेकिन जलालुद्दीन एहसान खान ने भी विरोध कर दिया और अपना स्वतंत्र साम्राज्य फैला दिया। इन्हें मदुरा के सुल्तान कहा जाता है, ठीक है, मदुरा के सुल्तान कहा जाता है इन्हें। आगे चलकर ये भी विजयनगर साम्राज्य से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आगे चलकर ये आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के टाइम पीरियड पर। फिलहाल आपको ये जानना है कि भले ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जल्दी ही उसी के टाइम पीरियड पर विरोध हो गया। बहमनी साम्राज्य अलग हो गया, ये एक मुस्लिम साम्राज्य था, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, यहाँ पर मदुरई के सुल्तान आ गए, ठीक है, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। इसी तरीके से बहुत विरोध हुआ, तो दक्षिण भारत वाला हिस्सा इसके हाथों से चला गया। ये कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इससे पहले आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, उसने भी दक्षिण में अभियान किए थे, लेकिन दक्षिण भारत के जो शासक थे उनको स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाने के लिए दे दिया था, लेकिन उनसे वो कहा था उसने कि यार हर वर्ष आप मुझे टैक्स भेजते रहिए। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी नीति थी, इसकी पॉलिसी अलग थी, और जो आपका खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी पॉलिसी अलग थी। वो अलाउद्दीन खिलजी एक अनपढ़ था, लेकिन उसकी जो नीति थी एक सफल हुई नीति, उसे हर वर्ष टैक्स मिलता रहता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण को अपने ही अधीन कर लिया, इसकी अलग नीति थी, लेकिन कुछ वर्ष ही संभाल पाया दक्षिण भारत को, उसके बाद विद्रोह हो गए। कुल 34 विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में, 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में ही हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हो गए थे और 7 विद्रोह उत्तर भारत में हुए थे, ठीक है। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही हुआ, लेकिन ये असफल हुआ। बस इसने प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया था। सफल कौन सुल्तान हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी का जो चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ, जिसने सफलतापूर्वक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के मरते ही दोबारा से सती प्रथा शुरू हो गई थी। सती प्रथा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रख लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने गुप्त काल पढ़ाया हुआ है, वहाँ बता दिया है। सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य में मिलता है वो गुप्त काल से संबंधित है। एक एरण अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख, मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख मिला है। तो उसी से हमें जानकारी मिलती है कि पहला जो स्त्री जो थी सती हुई थी वो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। और ये एरण अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया था। भानुगुप्त गुप्त काल के एक बहुत महत्वपूर्ण गुप्त शासक हैं, इन्हीं ने मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख में साफ तौर पर कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य में एक बहुत बड़े सेनापति थे जिनका नाम था भोजराज। भोजराज की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी पत्नी जो थी ना वो इनके साथ सती हो गई थी, इनकी चिता में जिंदा जलकर इनके साथ सती हो गई थी। तो वो भोजराज की पत्नी ही है जो पहली स्त्री थी जो सती हुई थी। ये एरण अभिलेख में लिखा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा को भारत में कब समाप्त किया गया, 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है, आप सभी जानते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आपको बताया मैंने कुल 34 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर। 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में हुए थे और 7 विद्रोह उत्तर भारत में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान क्यों कहा जाता है? मुख्य रूप से क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ज़्यादातर जो भी निर्णय लिए वो असफल ही रहे। उसमें उसे खुद भी भोगना पड़ा और जनता को भी भोगना पड़ा। वो कम ही भोगा लेकिन जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई, इसलिए जनता ने इसे पागल सनकी सुल्तान कहा है और पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा है। 5 महत्वपूर्ण निर्णय इसके जीवन के ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, उससे इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। वो कौन कौन से हैं? पहली बात है, राजधानी को परिवर्तन किया इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया। ये दौलताबाद वही है जिसका नाम देवगिरी था। जहाँ पे यादव वंश के शासक रामचंद्र थे ना, वो देवगिरी का नाम दौलताबाद इसी ने बदला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया, देवगिरी कर दिया और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया इसने। तो पहला इसका निर्णय ये था कि दिल्ली जो राजधानी थी इसको बदलकर इसने देवगिरी कर दिया और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। लगभग 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये दूरी थी और पैदल लोग निकले। बहुत लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। एक सड़क बनवाई गई थी स्पेशल जाने के लिए और किनारे किनारे, सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर में आराम करने के लिए सिस्टम तो बनाया गया था, खाना पीना के लिए सिस्टम बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब ये उसने राजधानी को परिवर्तित क्यों किया? अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि दक्षिण भारत में बार बार विद्रोह हो रहे थे, लगभग 27 विद्रोह हो गए, हमने देखे भी हैं। तो उसी विद्रोह को रोकने के लिए कि मैं दक्षिण भारत में रहूँगा, मैं अपनी राजधानी दक्षिण भारत में बना कर रखूँगा, तो मैं उनको रोक सकता हूँ, ये एक कारण था। और कई इतिहासकार बताते हैं कि उत्तर पश्चिम वाले इलाके से मंगोल आक्रमण बार बार हो रहे थे, उनका भी डर था, इसी कारण से इसने डर के मारे दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया। और कई इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली की जो जनता थी इससे बहुत परेशान हो गई थी, इसको गाली भरे पत्र लिखा करती थी अननोन नाम से, तो उससे भी ये परेशान आ गया था। हालांकि कुछ भी कारण हो, बस ये फैक्ट जानिए, इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। लेकिन दौलताबाद राजधानी की कुछ वर्षों के बाद इसने देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, राजधानी परिवर्तन करने का जो डिसीजन था ये वर्क नहीं कर रहा है, इसे नुकसान ही हो रहा है। अब उत्तर भारत में विद्रोह होना शुरू हो गए, तो इसने दोबारा से दक्षिण दिल्ली में अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, दोबारा से दौलताबाद से दिल्ली की ओर रवाना करवा दिया सभी लोगों को। जो बचे कुचे लोग थे वो भी रास्ते में मर गए। तो इसका ये डिसीजन बिल्कुल फेल हो गया राजधानी परिवर्तन करने का। इससे इसको आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। इससे पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर चांदी के सिक्के चला करते थे, चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, उसी से सब व्यापार होता था। लेकिन उस समय ना चांदी की कमी आ गई, पूरे विश्व में चांदी की कमी आ गई। इसी कारण से इसने जो सस्ती धातु थी ना उसके सिक्के चलवा दिए। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ समझिए कि मतलब जैसे अभी आपके पास 500 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, तो उस नोट में संकेत किया गया है कि ये 500 रुपये का नोट है, उसकी वैल्यू 500 है, लेकिन कागज़ के तौर पर उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। केवल उसमें जो छपाई की गई है 500, जो सब कुछ सिस्टम बनाया गया है, तो उस बदले उसकी कीमत 500 रुपये है। अगर कागज़ के तौर पर देखेंगे उसको बनाने में 500 रुपये का खर्चा थोड़ी ना हुआ होगा। तो ये सांकेतिक मुद्रा है, संकेत किया गया है। वहीं पर अगर ये चांदी का कुछ सिस्टम होता या सोने का कुछ सिस्टम होता तो उसको बनाने में भी उतना ही रुपया लगा होता जितना उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे ये सोने का बिस्कुट है, अब सोने के बिस्कुट पे लिखा हुआ मान लीजिए 50,000 लिखा हुआ, इसकी वैल्यू 50,000, सच में उसकी वैल्यू भी 50,000 ही है। अगर इस 50,000 जो लिखा हुआ इसको मिटा भी दिया जाए तब भी उसकी वैल्यू 50,000 ही है। तो इसने सस्ती
जो धातु थी, कई इतिहासकार बताते हैं पीतल का प्रयोग किया गया, कई इतिहासकार बताते हैं कांसे का प्रयोग किया गया, कई इतिहासकार बताते हैं तांबे का प्रयोग किया गया है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। बस ये जानिए जो सस्ती धातु थी ना, सोना चांदी के अलावा जो सस्ती धातु थी, पीतल हो या कांसा हो या तांबा, इसका इसने प्रचलन करवा दिया। उससे घाटा ये हुआ, घर घर में लोग पीतल के, तांबे के, कांसे के, जो भी धातु इसने चलवाई थी उसके सिक्के बनाने लग गए। हर घर में टकसाल खोल दी गई, अर्थात मुद्रा को छापने की सिस्टम हर घर में कर दिया गया। और इतनी सारी जाली मुद्रा दिल्ली में आ गई कि जो ओरिजिनल थी और जो लोकल थी, जो जाली थी, नकली थी, उनमें भेद ही नहीं हो रहा था कुछ। आज की डेट में तो जो नोट हैं, नकली नोट असली नोट में भेद किया जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था कि दोनों में भेद किया जा सके। ठीक है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो जो सरकार के द्वारा अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ओरिजिनल करेंसी चलवाई गई थी और जो लोकल लोग बना रहे थे उनमें कोई भेद ही नहीं था। और इससे हुआ क्या, चीज़ें बहुत महंगा होना शुरू हो गई। सबके पास ढेर ढेर सारे मुद्राएं हैं, घर में लोग छाप रहे हैं मुद्राएं, तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो उसके बाद इसको डिसीजन ये भी वापस करना पड़ा। तो डिसीजन वापस किया, लेकिन इसने अनाउंस करवाया कि जिसके पास जो सांकेतिक मुद्रा है वो ले आइए, और उसके बाद जो चांदी की फिर से इसने मुद्रा चलवाई, चांदी और सोने की, और वो ले जाइए। ठीक है, तो ये जब डिसीजन लिया तो इसने देखा पूरा दिल्ली जो है ना जाली करेंसी से, जाली मुद्रा से भर गया, और इसके बदले इसको जो असली जो मुद्रा थी, जो चांदी की मुद्रा थी, वो लोगों को वापस करनी पड़ी। ठीक है, इसने चलवाई थी थोड़ी, लेकिन जब वापस मिली इसको तो ढेर सारी मुद्रा जाली मिल गई। उसमें फ़र्क तो पता नहीं लग रहा था कि कौन जाली है कौन असली है। इस कारण से इसको आर्थिक तौर पर बहुत ही नुकसान हुआ, खजाना पूरा खाली हो गया। उसको भरने के लिए इसने एक तीसरा डिसीजन लिया, दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया। दोआब क्षेत्र, यहाँ पर गंगा नदी आप जानती हैं, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का स्थान दोआब क्षेत्र कहलाता है। गंगा नदी और यमुना नदी, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो दोआब कहलाता है। कोई भी दो नदी हो, उनके बीच का जो क्षेत्र है दोआब कहलाता है। तो दिल्ली के पास कौन सा क्षेत्र है, गंगा और यमुना दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र हैं दोआब क्षेत्र। यहाँ पर टैक्स लोगों के लिए, जो भी यहाँ लोग रहते थे उन पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया। उन्हें कहा गया आप अच्छी पैदावार कीजिए, इस बार आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा, ताकि जो सरकार का खजाना ख़त्म हुआ है वो भर सके। लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या, उस वर्ष वहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, तो इसका ये डिसीजन भी फेल हो गया। ठीक है, लोग इसमें बहुत परेशान हुए। तो दोआब क्षेत्र में कर विधि करने का भी डिसीजन ये फेल हो गया। उसके बाद खुरासान अभियान, मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, मुख्य तौर पर गजनी के उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, काबुल के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर उस समय ना जो राजनीति थी वो असमंजस में थी। राजनीति उस समय ऐसी थी कि वो वाला जो क्षेत्र है किसी के अधिकार में उतना नहीं था। वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी बहुत कमज़ोर थी। उसका फ़ायदा ये उठाना चाह रहा था। इसने सोचा मैं वहाँ पर आक्रमण कर देता हूँ, वहाँ पर आक्रमण कर देता हूँ। सेना इसकी तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए इसने सेना को, अपनी सेना को 1 वर्ष पहले का वेतन दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो जब इसने एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसके बाद जब तैयार हुई सेना कि चलिए आक्रमण करते हैं, तो वहाँ पे दोबारा से ऐसी राजनीति स्थिति बन गई। वहाँ पे राजनीति जो स्थिति थी, अर्थात जो क्षेत्र था वहाँ पे, वो किसी न किसी शासक के अधीन आ गया, मजबूत हो गया। तो इसको ये भी जो फैसला था अपना छोड़ना पड़ा, ये भी फैसला इसको जो है त्यागना पड़ा। तो इसमें भी इसका नुकसान हुआ, क्योंकि जो इसकी सेना थी इसको इसने पहले से ही ढेर सारा वेतन दे दिया था, 1 वर्ष पहले का वेतन दे दिया था। तो ये भी अभियान इसका फेल हो गया। उसके बाद इसने कराचिल अभियान को सोचा। उत्तराखंड के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर हिंदू छोटे छोटे शासक थे, तो इसने वहाँ पर आक्रमण करने को सोचा। वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर जब सेना लेकर गया तो सेना पहाड़ी क्षेत्र में मतलब अपना रोल अदा नहीं कर पाई अच्छे से। पहाड़ी क्षेत्र में सेना चली तो गई, लेकिन वहाँ पर अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाई, और लोकल लोगों ने आसानी से उनको समाप्त कर दिया। तो बहुत इसको
जो है नुकसान हुआ, इसकी सेना को बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए थे। तो इसके ये मुख्य 5 अभियान पूरी तरीके से फेल हो गए थे। ठीक है, इसके जीवन के ये सबसे महत्वपूर्ण 5 अभियान हैं, 5 महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो बिल्कुल फेल हो गए थे। बस ये आपको याद रखना है कि अभियान क्या क्या इसके हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझने के लिए बताई है। कुछ अन्य तथ्य मैं आपको बताऊं, दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने होली त्यौहार में भाग लिया। हिंदू के जो त्यौहार हैं जैसे होली का त्यौहार, उसमें भी भाग लिया। और दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग, अलग से एक कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक जैन धर्म से संबंधित संत हैं जिन प्रभासुरी और राजशेखर, इनको अपने दरबार में स्वागत करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। और दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और निजामुद्दीन औलिया के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली सल्तनत के इस सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में ही। ठीक है, याद रखिए। और आप जानते ही हैं ये कौन है, निजामुद्दीन औलिया कौन है। निजामुद्दीन औलिया के ही जो शिष्य थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का काम हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया है 1336 ईस्वी में। इसके 11 वर्षों के बाद 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई हसन गंगू के द्वारा, इसी के उत्तर में। ठीक है, हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो बंदायूनी था इतिहासकार, इसने कहा है कि इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान को अपनी प्रजा से और इसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कथन बंदायूनी का है। ठीक है, याद रखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो बातें थी फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।